रहस्यमयत्व भी है। जी हाँ, ये सिर्फ पानी की धाराएं नहीं है, इनका अपना एक बेहद जटिल इतिहास और एक पूरा का पूरा कैरेक्टर है। कुछ नदियां बिल्कुल शांत और जीवन देने वाली होती हैं, तो कुछ इतनी बागी, इतनी विद्रोही होती हैं कि वो रातों रात पूरा भूगोल ही बदल कर रख देती हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम भारत की इन्हीं प्राचीन जलधाराओं के रहस्यों को परत दर परत खोलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एक पल के लिए जरा इमेजिन कीजिए, क्या ये संभव है कि कोई नदी दुनिया के सबसे ऊंचे और विशाल हिमालय पर्वतों से भी पुरानी हो सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन इस रहस्यमयी और दिमाग घुमा देने वाले सवाल का जवाब सतलज नदी के दिलचस्प इतिहास में छुपा है। इस थॉट को अभी अपने दिमाग में होल्ड करके रखिएगा, क्योंकि थोड़ी ही देर में हम इस मिस्ट्री से पर्दा उठाने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, भारत के निर्माता। 14 ये सिर्फ एक रैंडम नंबर नहीं है। भारत में कुल 14 विशाल नदी बेसिन हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि देश के 80% से भी ज्यादा आबादी की जिंदगी और उनकी रोजी रोटी सीधे तौर पर इन्हीं 14 बेसिनों पर टिकी है। चाहे वो हमारी प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता रही हो या फिर दक्षिण की महान द्रविड़ सभ्यता, ये विशाल जल नेटवर्क ही असल में इस देश के असली आर्किटेक्ट्स यानी निर्माता रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा पूरा नदी तंत्र 2 बिल्कुल अलग अलग पर्सनालिटीज में बटा हुआ है। एक तरफ है उत्तर की वो आक्रामक हिमालयी नदियां जो ग्लेशियरों से निकलती हैं, जिनका पानी एकदम बर्फीला है और जो गहरी घाटियों में बहुत तेजी से पूरे फोर्स के साथ बहती हैं। और दूसरी तरफ है दक्षिण की हमारी प्राचीन प्रायद्वीपीय नदियां। ये थोड़ी शांत हैं, चौड़े मैदानों में धीमी गति से बहती हैं और ये पूरी तरह से मानसून की बारिश पर निर्भर करती हैं। बिल्कुल अलग अलग स्वभाव है ना। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, महान जल विभाजक। अब भारत के नक्शे को अपने दिमाग में लाइए। अरावली, विंध्या, सतपुड़ा और पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखलाएं, ये सब मिलकर बीचों बीच एक विशाल और अभेद्य दीवार बनाती हैं। इसे ही हम द ग्रेट इंडियन वाटर डिवाइड कहते हैं। ये पहाड़ों की वो मजबूत दीवारें हैं जो देश के बीचों बीच एक स्पष्ट सीमा रेखा खींच देती हैं और तय करती हैं कि आसमान से गिरने वाली बारिश की हर एक बूंद आखिर किस दिशा में जाएगी। तो इसका असर क्या होता है? दरअसल ये महाजल विभाजन बिल्कुल एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। ये गोदावरी और महानदी जैसी ज्यादातर प्रायद्वीपीय नदियों को निर्देश देता है कि भाई तुम पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में जाओ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये कुछ चुनिंदा नदियों का रास्ता पश्चिम की दिशा में यानी अरब सागर की ओर मोड़ देता है। ये सच में एक बहुत ही अद्भुत ज्योग्राफिकल फिनोमिनन है। अब चलते हैं हिमालय की ओर, भाग 3, उत्तर के दिग्गज। याद है मैंने शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या कोई नदी हिमालय से भी पुरानी हो सकती है? जवाब है हाँ। सतलज असल में एक पूर्ववर्ती नदी या एंटेसीडेंट रिवर है। इसका मतलब ये है कि जब हिमालय पर्वत धीरे धीरे ऊपर उठ रहे थे, सतलज नदी पहले से ही वहां मजे से बह रही थी। उसने अपना रास्ता बिल्कुल नहीं बदला, बल्कि एक विशाल प्राकृतिक आरी की तरह वह उठते हुए पहाड़ों को लगातार काटती रही, जिससे शिपकीला गॉर्ज का निर्माण हुआ। तो हाँ, लिटरली ये नदी उन पहाड़ों से भी पुरानी है जिन्हें वह काट रही है। माइंड ब्लोइंग, राइट? और अगर आपको लगता है कि सतलज की कहानी अद्भुत है, तो जरा ब्रह्मपुत्र नदी के इस महाकाव्य जैसी यात्रा को देखिए। मानसरोवर के पास तिब्बत में ये त्सांगपो के नाम से अपनी जर्नी शुरू करती है। फिर नमचा बरवा पहाड़ से टकराकर ये एकदम तीखा यू टर्न लेती है और अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करते ही देहांग बन जाती है। आगे चलकर असम के मैदानों में इसे हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं और आखिर में बांग्लादेश पहुंचकर ये जमुना बन जाती है। सोचिए, नदी सिर्फ एक है, लेकिन इसके कितने सारे नाम और कितने सारे रूप हैं। चलिए अब उत्तर से थोड़ा दक्षिण की ओर रुख करते हैं। भाग 4, प्रायद्वीपीय धड़कन। यहाँ पर हमें एक बहुत ही स्पष्ट और सच कहूं तो हैरान कर देने वाला भौगोलिक अंतर देखने को मिलता है। जो पूर्वी नदियां हैं, जैसे कि हमारी गोदावरी, वो समुद्र में मिलने से ठीक पहले अपने मुहाने पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। लेकिन अगर हम पश्चिमी नदियों को देखें, जैसे नर्मदा और ताप्ती, तो उनका बिहेवियर बिल्कुल उल्टा है। वो कोई डेल्टा या सामान्य घाटी नहीं बनाती। इसके बजाय वो टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने से बनी बहुत गहरी दरारों, जिन्हें हम रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी कहते हैं, उनके बीच से होकर गुजरती हैं। और अब आता है हमारे इस विश्लेषण का सबसे दिलचस्प और रहस्यमयी हिस्सा, भाग 5, विद्रोही मरुस्थल और रहस्य।
जरा इस नाम पर गौर कीजिए, बिहार का शोक। कितना भारी और डरावना नाम है ना। कोसी नदी ने यह कुख्यात नाम अपनी अस्थिरता और भयानक बेचैनी की वजह से कमाया है। ये लिटरली एक ऐसी नदी है जिसे एक ही रास्ते पर एक ही लेन में चलना बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये इतना विनाशकारी और बागी रूप क्यों धारण कर लेती है। इसके पीछे का कारण कोई जादू नहीं, बल्कि शुद्ध भौतिकी है। होता क्या है कि जब कोसी नदी हिमालय के एकदम तीखी ढलान से उतरकर अचानक बिहार के समतल फ्लैट मैदानों में प्रवेश करती है, तो उसकी स्पीड अचानक से बहुत कम हो जाती है। अब स्पीड कम होने से क्या होगा? नदी अपने साथ पहाड़ों से जो भारी मात्रा में गाद, मिट्टी और पत्थर लेके आई थी, उसे वो अपने ही रास्ते में गिराने लगती है। अपने ही रास्ते को खुद ब्लॉक कर देती है। और जब रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो पानी को नया रास्ता चाहिए होता है। फिर पानी नए, हिंसक और अप्रत्याशित रास्तों से बहने लगता है, जिससे भयानक बाढ़ आती है। कोसी के बाद अब काराकोरम क्षेत्र की इस नदी पर आते हैं। इसे मृत्यु की नदी का रोंगटे खड़े कर देने वाला उपनाम दिया गया है, श्योक नदी। प्राचीन काल में मध्य एशिया और लद्दाख के बीच श्योक नदी एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग हुआ करती थी। लेकिन ये रास्ता जितना जरूरी था, उतना ही ज्यादा जानलेवा भी था। तो आप सोच रहे होंगे कि कोई भी व्यापारी जानबूझकर इतने खतरनाक रास्ते को क्यों ही चुनेगा? खैर, वजह ये थी कि काराकोरम की जो पहाड़ियां थी वो इतनी खड़ी और सीधी थीं कि उन्हें पार करना इंसानों के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल था। इसलिए गर्मियों में ग्लेशियर पिघलने से आने वाली अचानक बाढ़ और सर्दियों में टूटती हुई खतरनाक बर्फ, इन सब जानलेवा खतरों के बावजूद पहाड़ के किनारे किनारे बनी ये नदी घाटी ही आगे बढ़ने का इकलौता प्राकृतिक रास्ता थी। उनके पास कोई और चॉइस ही नहीं थी। हमारी अगली कहानी एक बहुत ही दुखद, बहुत ही ट्रैजिक पारिस्थितिक घटना के बारे में है। हम बात कर रहे हैं जैविक मरुस्थल यानी बायोलॉजिकल डेजर्ट की। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नदी सूख गई है या उसमें पानी नहीं है। पानी है, लेकिन उस पानी में जीवन नहीं है। दामोदर नदी कभी इस पूरे इलाके की जीवनदायिनी हुआ करती थी, लेकिन आज ये एक पूरी तरह से मृत क्षेत्र, एक डेड जोन बन चुकी है। आखिर एक जीती जागती नदी मरती कैसे है? आइए से समझते हैं। हुआ ये कि छोटा नागपुर पठार के भारी औद्योगिक इलाकों से निकला जहरीला अनट्रीटेड कचरा सीधे इस नदी में डंप किया जाने लगा। अब पानी में मौजूद जो बैक्टीरिया थे, उन्होंने इस भारी कचरे को सड़ाने और तोड़ने के लिए नदी की सारी घुलनशील ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल कर डाला। विज्ञान की भाषा में इसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का बहुत ज्यादा बढ़ जाना कहते हैं। और नतीजा, जब पानी में ऑक्सीजन ही नहीं बची तो वहां मौजूद सारा का सारा जलीय जीवन, मछलियां, पौधे सब दम घुटने से मर गए। ये सच में दिल तोड़ने वाला है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम बचपन से क्या सीखते आए हैं? यही ना कि हर नदी का अंतिम लक्ष्य समुद्र से जाकर मिलना होता है। लेकिन भूगोल का एक और बहुत ही अनोखा नियम है अंतःस्थलीय अपवाह या इनलैंड ड्रेनेज। हमारे पास कुछ ऐसी विद्रोही नदियां भी हैं जो कभी अपनी मंजिल तक यानी समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाती। हमारी लूनी नदी इसका सबसे बेहतरीन और शायद सबसे ट्रैजिक उदाहरण है। ये बिल्कुल एक ऐसे थके हुए मैराथन रनर की तरह है जो 500 किलोमीटर की लंबी और मुश्किल दूरी तय तो करता है, लेकिन फिनिश लाइन यानी समुद्र से बस कुछ ही दूरी पर गिर जाता है। कच्छ के रण की जो रेतीली और स्पंज जैसी जमीन है, वो इसका सारा पानी सोख लेती है, और जो थोड़ा बहुत बचता है वो तेज गर्मी की वजह से वाष्पीकृत हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, और उसी रेगिस्तान में हमेशा के लिए गायब हो जाता है। और अब जरा इस कमाल के कॉन्ट्रास्ट को देखिए। अभी तक हमने प्राचीन ग्लेशियरों और पहाड़ों से निकलने वाली नदियों की बात की, लेकिन मुंबई की मीठी नदी, ये पूरी तरह से एक अर्बन क्रिएशन है, हमारे आधुनिक कंक्रीट के जंगलों की देन। इसका कोई प्राचीन या प्राकृतिक पहाड़ी उद्गम नहीं है। ये तो बस तब पैदा होती है जब शहर की विहार और पवई झीलें मानसून में ओवरफ्लो हो जाती हैं। ये इस बात का एकदम जीता जागता सबूत है कि इंसानी बस्तियों के साथ साथ हमारा भूगोल भी लगातार बदल रहा है, इवॉल्व हो रहा है। तो इस पूरे डीप डाइव को अगर हम समेटे तो हमने देखा कि कैसे सतलज जैसी नदियों ने पहाड़ों को काटकर अपना रास्ता बनाया और कैसे कोसी ने पूरे के पूरे मैदानों को नया रूप दे दिया। लेकिन जिस तरह से दामोदर एक जैविक मरुस्थल में तब्दील हो गई है,